हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और हम लोग तैयारी कर रहे हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी का जब एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए, ठीक है। और ये वो प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल आपको मिलने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के इनको कंप्लीट करते जाइए। जो याद नहीं है उसको साथ में लर्न करने की कोशिश कीजिए, तो आपका एग्ज़ाम अच्छे से इन क्वेश्चन से गलत नहीं होगा और आप इन क्वेश्चन को एग्ज़ाम में बिल्कुल सही टिक करके आओगे। तो पहला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो सभी को पता है 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई थी। 21 अप्रैल को ये दो राजाओं के बीच में हुई थी। आपके एक बाबर जो मुगल शासक था और उस समय स्थापित नहीं हुआ था, और दूसरा था इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश का शासक था। इनके बीच ये युद्ध हुआ था और बाबर इनको हराने के लिए आया था इब्राहिम लोदी को, और ये पराजित हो जाते हैं इब्राहिम लोदी। और आपके जो बाबर हैं इसी युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करते हैं, ठीक है। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की गई थी? तो गांधी जी थे उन्होंने 1930 में दांडी यात्रा शुरू की गई थी। ये दांडी यात्रा शुरू करने का गांधी जी का जो उद्देश्य था वो ये था कि अंग्रेजों को एक तरह से ये दिखाना था कि आप नमक कानून जो था उस समय पर कि नमक पर भी उन्हें टैक्स देना पड़ता था, वो अब वो टैक्स नहीं देंगे। और उन्होंने कहा था कि इसीलिए उन्होंने दांडी यात्रा है वो शुरू की थी, ठीक है। उसके बाद आपको पता है दांडी यात्रा जैसे ही समाप्त हुई, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हो गया था। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो हम सभी को पता है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन है प्रारंभ हुआ था। और ये आंदोलन आपका बोला जाता है बिना नेतृत्वकर्ता या नेतृत्व विहीन आंदोलन था, क्योंकि इस आंदोलन में जो बड़े बड़े नेता थे उनको पहले दिन ऑपरेशन जीरो हॉवर करके गिरफ्तार कर दिया गया था आपका 8 अगस्त को, और 9 अगस्त को ये ऑपरेशन आपका मतलब भारत छोड़ो आंदोलन है प्रारंभ हो जाता है। और यही एक था कि आपका आज़ादी के लिए शुरू हुआ था आपका भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ से अंग्रेजों की हालत खस्ता होने लगी थी और भारत आज़ाद इसी के कारण हुआ था। एक और चीज़ देख लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये आपका नारा किसने दिया था? कहीं कहीं आपको ये मिलेगा गांधी जी, परंतु ये बिल्कुल गलत है। गांधी जी नहीं है, ये आपको यूसुफ मेहर अली है। यूसुफ मेहर अली थे, इन्होंने ये स्लोगन दिया था। तो ध्यान रखना है, आपको गांधी जी नहीं लगाना है, ठीक है। कई किताबों में आपको गांधी जी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है, खजुराहो के मंदिर किस वंश ने बनवाए थे? तो सभी को पता है चंदेल वंश जो कि आपके मध्य प्रदेश में था। तो खजुराहो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश का एक जिला है छतरपुर, वहाँ पर खजुराहो है। और यहाँ पर जो मंदिर हैं वो आपके याद रख लेना, कभी कभी पूछा जाता है, जैन और हिंदू धर्म के मंदिर हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक सबसे प्रसिद्ध मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर। इसका निर्माण करवाया था विद्याधर ने, इतना ध्यान रख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? सभी को पता है 1857 में की मृत्यु, यानी मृत्यु नहीं कहेंगे, शहीद कहेंगे। उस समय शहीद नहीं चलता था, वीर गति चलता था, ठीक है। तो वीर गति को हमारी जो एक वीरांगना थी महारानी लक्ष्मीबाई, वो शहीद हुई थी 1858 में। और 1857 की क्रांति में इन्होंने भागीदारी की थी। और आपको पता है ग्वालियर पर अधिकार इन्होंने कर लिया था। फिर सिंधिया जो राजवंश के राजा थे जयाजी राव सिंधिया, उन्होंने इनके साथ विश्वासघात किया। उसके कारण हमारी रानी लक्ष्मीबाई हैं वो वीरगति को प्राप्त हुई। अशोक किस वंश का शासक था? तो बताइए, अशोक आपको मौर्य वंश का शासक था और ये प्रतापी शासक था। बिंदुसार का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? पोता था, ठीक है। चंद्रगुप्त जो मौर्य थे इनका पोता था। और आपका अशोक के बारे में, अशोक महान आपने पढ़ा होगा क्योंकि एक प्रतापी शासक था। इसने कलिंग का भी युद्ध लड़ा था और कलिंग विजय के बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था अशोक ने, ठीक है। और एक इनका अभिलेख मिलता है मध्य प्रदेश में गुर्जरा, जहाँ से इनके जो नाम है अशोक नाम मिलता है। तो ये ध्यान रखना है थोड़ा। हम एक प्रश्न नहीं कर रहे हैं, उसके साथ कई सारे प्रश्न कर रहे हैं, तो बिल्कुल एंड तक देखना है आपको। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? तो आप सभी बताना। 1942 में सुभाष चंद्र बोस है, उसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। और सुभाष चंद्र बोस ने ही फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में बनाया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ठीक है। एक आज़ाद हिंद सरकार बनाई थी 43 में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा है? तो हड़प्पा आपका सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है आपका हड़प्पा, ठीक है। रावण
किस ग्रंथ से वर्णित है? मतलब रावण का वर्णन आपको पता है रामायण में, कभी कभी जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और रामायण आपका एक महाकाव्य है, ठीक है। पहली बार गांधी जी भारत कब आए? तो 1915 में गांधी जी भारत आए थे, क्योंकि वो एक सेठ थे, इनका केस लड़ने के लिए विदेश चले गए थे, यानी साउथ अफ्रीका चले गए थे। वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन के 21 वर्ष बिताए, उसके बाद वो भारत 1915 में वापस लौट आए, ठीक है। अब ज्योग्राफी का प्रश्न है, देखिए भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो आपको पता है उत्तर प्रदेश आपका क्या है, जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा है। और क्षेत्रफल पूछ रहा है तो कौन है? आपका राजस्थान। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है, यानी वन है, ये देख लीजिए वन क्षेत्र आपका है वो मध्य प्रदेश में है। भारत का प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? यानी जो भारत की प्रायद्वीपीय नदी है वो कौन सी है? तो आपको देखो गंगा नहीं है, हिमालय से निकलती है, ब्रह्मपुत्र भी हिमालय से, सतलज भी निकलती है, गोदावरी आपकी क्या है? प्रायद्वीपीय नदी है। प्रायद्वीपीय भारत वाला ये एरिया है ना, ये प्रायद्वीपीय भारत आपका, जिसका कोस्टल एरिया समुद्र से लगा हुआ है, ठीक है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो ये तहरदार यानी बलित पर्वत है, लहरदार ऐसे पर्वत है हिमालय, ठीक है। तो ये फोल्ड माउंटेन है, ध्यान रखना है। नवीन पर्वत है, ये भी देख लेना, और बलित पर्वत भी है। तो आप कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। भारत की नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो आपको नर्मदा नदी से और ताप्ती नदी से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत की जो सबसे बड़ी जो दो नदियाँ हैं, मतलब सबसे बड़ी नहीं कहेंगे, जो पश्चिम क्षेत्र में बहने वाली वो नदियाँ हैं वो नर्मदा और ताप्ती। सबसे बड़ी नदी तो भारत में गंगा है, जो 25-25 किलोमीटर बहती है, और ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो विश्व का ही सबसे बड़ा है, सुंदरबन डेल्टा, तो ध्यान रखना है। और आपका एक मासिन राम है मेघालय में, जो सबसे ज़्यादा वर्षाले वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल को क्या कहा जाता है? तो ब्लैक सॉइल आपको पता है काली मिट्टी, ये कपाशीय मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि कपास की पैदावार इस मिट्टी में बहुत अधिक होती है, ठीक है। तो ध्यान से अच्छे से बिल्कुल एकदम मज़े से पढ़ते चलना है, और किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेना है। और जो आ रहा है उसको सीधे आपके माइंड में जो ट्रिक करे ना, कि क्वेश्चन से आपने कहीं ना कहीं कोई नॉलेज मतलब आपकी होगी, आपने कुछ पढ़ा होगा, वो आपको ट्रिगर जरूर करेगी। जब आप लोग एग्जाम हॉल में बैठे हो, यानी पीछे से आपको आएगी आवाज़ की इसका आंसर ये होगा, तो वही लगा के आना है। कोई अदर अगर मन कहे तो नहीं लगाना है, आत्मा कहे तो लगाना है, ठीक है। कौन सी झील खारे पानी की है? तो चिल्का झील आपकी किसकी है? खारे पानी की है। और ये आपकी कहाँ मिलेगी? उड़ीसा राज्य में मिलेगी, ठीक है। ये आपका लिखा हुआ है, और इसको लैगून झील भी कहा जाता है, ठीक है। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 75-16 किलोमीटर भारत की तटरेखा की लंबाई है। तो साथ में जल्दी जल्दी करके चलना है, ठीक है, हमारे पास समय कम है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आपकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो आपकी नेपाल में है। अगर भारत में स्थित सबसे बड़ी चोटी पूछा जाए तो केटू। आपको कहोगे कि नहीं मैम ये तो पाकिस्तान में, नहीं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत अभी भी अपने मैप में दर्शाता है, अभी क्या हमारा ही है ये पूरा क्षेत्र, ठीक है। तो ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की पूछा जाए तो सबसे ऊंची चोटी नेपाल में माउंट एवरेस्ट है। भारत की जो तीसरी सबसे मतलब विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा है, और भारत की ये दूसरी है, ठीक है। और कंचनजंगा कहाँ मिलेगा? आपको सिक्किम में मिलेगा, ठीक है। भारत का कौन सा राज्य समुद्र से घिरा नहीं है? तो राजस्थान आपका समुद्र से घिरा नहीं है, ये सारे घिरे हुए हैं। और सबसे ज़्यादा समुद्र से जो सीमा लगती है वो गुजरात है, ध्यान रखना है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो आपको पता है बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, शुक्र पृथ्वी के नज़दीक है, ठीक है। किसके? पृथ्वी के, ये ध्यान रखना है साथ में ही। नेक्स्ट है जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O क्या है? जल का रासायनिक सूत्र है, जो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, यानी दो हाइड्रोजन आपके हैं, ये आपको दिख रहा है, और एक ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर मतलब अणु से मिलकर बना होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो स्टेपी सबसे छोटी हड्डी है, जो कान में पाई जाती है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रकाश का वेग कितना होता है? तो आपको पता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, जो 3.8 आपने पढ़ा होगा, तो वही चीज़ है ये, ठीक है। हृदय में कुल कितने चैम्बर्स होते हैं? चैम्बर्स यानी पार्ट की बात कर रहा है, तो 4 चैम्बर्स होते हैं, जैसे कि 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय। जैसे हृदय का शेप कुछ ऐसे होता है, ठीक है, तो ऐसे इसमें पंप लगे रहते हैं। तो ये आपका देखो यहाँ से 2 आलिंद ऊपर होंगे और निलय नीचे होंगे, तो ये लेफ्ट राइट, ठीक है, इस तरह से होते हैं। दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया क्या होता है? तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो आपका दूध से दही बनाने में काम आता है, और जिसमें लैक्टिक अम्ल में बदलता है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है इकोनॉमिक्स से है। मुद्रा की मांग को
सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? मुद्रा की मांग बात कर रहे हैं तो जॉन मेनार्ड कीन्स नाम के व्यक्ति थे। इन्होंने मुद्रा की मांग को सबसे पहले मतलब जो बोलते हैं ना कि परिभाषित किया था, वो किया था। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। 1934 का अधिनियम हुआ था और 1949 में रिजर्व बैंक का क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण। ये तीनों डेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेट भी याद रख लेना। स्थापना की 1 अप्रैल 1935। सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ क्या है? देखिए, जीडीपी की बात करें, देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है वो क्या होता है? उसका जीडीपी होता है। ठीक है। हरित क्रांति किस क्षेत्र से जुड़ी है? तो बताइए। हरित क्रांति आपको पता है कृषि के लिए प्रारंभ की थी 1966 में। उस समय जो आपका अनवरत योजना चल रही थी, यानी जो बोलते हैं ना कि 2 साल का गैप आ गया था, उस टाइम में आपकी जो प्रारंभ की थी हरित क्रांति। ठीक है। और इस समय जो प्रधानमंत्री आपकी थी इंदिरा गांधी थी। ठीक है, ध्यान रखना है। नीति आयोग किसकी जगह लाया गया था? तो आपको पता है योजना आयोग था 1950 का, उसको समाप्त करके नीति आयोग लगाया गया था, क्योंकि जो टॉप टू डाउन जो उसकी थ्योरी थी आपकी किसकी? योजना आयोग की। और नीति आयोग की है डाउन टू टॉप, यानी नीचे से ऊपर का विकास करो। जब नीचे का विकास हो जाएगा तो ऊपर का विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? वस्तु की कीमतों में वृद्धि, यानी मुद्रास्फीति हो रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है, तो इसका अर्थ क्या है? मुद्रा की जो वस्तु है उनकी कीमत में बढ़ रही है। ठीक है, आपके पास पैसा उतना ही है पर वस्तु की कीमतें बढ़ रही हैं, तो ये मुद्रास्फीति कहलाती है। भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? आपको पता है आर.के. शनमुखम सेट्टी जो भारत के पहले वित्त मंत्री थे, और नेहरू जी भारत के पहले प्रथम प्रधानमंत्री थे, और राजेंद्र प्रसाद कौन थे? आपके प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है। और आपने टी.टी. कृष्णाचारी का नाम भी सुना होगा, जो आपका संविधान सभा थी, उसमें एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके जो मेंबर रहे थे टी.टी. कृष्णाचारी, तो इनका नाम भी ध्यान रखना है। ठीक है। मेक इन इंडिया योजना कब शुरू की गई थी? तो बताइए, 2014 की है। मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत अभियान भी इसी समय का है। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि भारत की बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं ये दोनों ही। सेवा क्षेत्र में क्या शामिल होता है? तो आपको बताइए, कभी कभी सर्विस सेक्टर से, सेवा क्षेत्र से आपका पूछा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, इनसे पूछा जाता है। तो जो सेवा क्षेत्र होता है उसमें क्या शामिल होता है? तो बैंकिंग शामिल होती है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और विनिर्माण और निर्माण दोनों किसमें होते हैं? द्वितीय क्षेत्र में होते हैं। ठीक है। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किस पर आधारित होता है? तो आपको आय, यानी गरीबी रेखा का जो निर्धारण है आय के आधार पर आप करते हो कि कितना मासिक और दैनिक आय व्यक्ति कमाता है, प्रति व्यक्ति आय जिसको कहा जाता है, तो उस पर निर्धनता का मान निर्धारित किया जाता है। मानव विकास सूचकांक तैयार करता है, कौन करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी जिसे कहा जाता है, वो आपका मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। इस बार भारत में जिस स्थान है वो 134वां है, ध्यान रखना है। दिन पे दिन भारत की स्थिति क्या है? गिरती जा रही है मानव विकास सूचकांक में। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो बताइए जीएसटी का पूरा नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का पूरा नाम है। और ये आपका कब आया था? जीएसटी 2017 में वैट के बाद, यानी पहले वैट लगता था उसको हटा के जीएसटी लेके आए थे, तो ध्यान रखना है। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? यानी डायरेक्ट टैक्स में से कौन सा है? बिक्री कर, आयकर, यानी आयकर ही आपका क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है, जो किसी व्यक्ति पर लगता है, यानी इसको स्वयं व्यक्ति अदा करता है, उसकी साइड से कोई और व्यक्ति अदा नहीं करता है, यानी पर्सन पर लगता है। वो कंपनी भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकता है, क्योंकि कंपनी को भी एक पर्सन माना गया है। ठीक है। शेयर बाजार का मुख्य सूचकांक क्या है? तो बताइए। बीएस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आपका क्या है? शेयर बाजार का एक सूचकांक है। एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी है, वो भी शेयर बाजार का एक स्टॉक है। जैसे कि सेंसेक्स आपने पढ़ा होगा। तो ये सारे स्टॉक एक मार्केट के एक इंस्ट्रूमेंट है जिनका प्रयोग किया जाता है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? तो 2023 तक जो अर्थव्यवस्था है अमेरिका है। अब आपको पता है भारत पहले 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, अब 4थी हो गई है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, भारत का भी इसमें नाम है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। लागू की बात कर रहे हैं, और पारित की बात करें तो 26 नवंबर 1949, ये डेट आपको ध्यान रख लेना है। इस दिन पारित हुआ था हमारा संविधान। देखो डेट आपकी है, इस दिन पारित हुआ था। और लागू की बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950। संविधान निर्माण की अध्यक्षता किसने की थी?
तो जो संविधान निर्माण की अध्यक्षता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे जो स्थायी अध्यक्ष बोल सकते हैं संविधान सभा के, वो थे। और VN राव आपके संविधान के सलाहकार थे। ठीक है। संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भीमराव अंबेडकर। क्यों माना जाता है भाई भीमराव अंबेडकर को? इतने सारे संविधान सभा में सदस्य थे, क्योंकि ये ड्राफ्टिंग, जो पूरा ड्राफ्ट तैयार करते हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसके चेयरपर्सन थे। इसलिए क्या माना जाता है? संविधान सभा का निर्माता माना जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से, यानी हम उसमें वोट डालने नहीं जाते हैं, हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आपके क्या करते हैं, इनको निर्वाचित करते हैं। जैसे संसद सदस्य और राज्य विधानसभाओं से निर्वाचित यानी हमने जिनको चुन के भेजा है वही लोग इनको चुनते हैं, मनोनयन वाले सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है। एक आप क्वेश्चन मेरे को बताना कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय का जो प्रावधान था उसको समाप्त किया गया था राज्य और केंद्रों में से? तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो आपको पता है 250 अधिकतम सदस्य हैं राज्यसभा में और 552 आपके लोकसभा में। ठीक है। दोनों चीज़ें याद रख लेना। नेक्स्ट है लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 साल। ठीक है, ध्यान रखना है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में। और एक और चीज़ और देख लीजिए ऊपर वाली, और राज्यसभा पूछा जाता है तो 6 साल कार्यकाल होता है और इसके 1/3 सदस्य हर साल हर 2 साल में क्या होते हैं? रिमूव होते हैं, यानी परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है। भारत को सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है जिसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, तो आपको पता है दिल्ली में है। और संविधान का जो निरीक्षक है वो आपका क्या है? न्यायालय ही है, सर्वोच्च न्यायालय। संरक्षक जिसको बोला जाता है, रक्षक जिसको बोला जाता है। ठीक है। राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है? तो ये राष्ट्रपति, यानी ये केंद्र का एजेंट होता है। ठीक है। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक राज्यपाल रहता है, भले इसका कार्यकाल 5 साल का होगा। राष्ट्रपति जब चाहे जब राज्यपाल को पद से मुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट बताइए, भारत का संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष कब बना था? भारत में ये शब्द है कब भारत के संविधान में आए थे? संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। ठीक है। संप्रभु तो नहीं कहेंगे, अखंडता शब्द था, थोड़ा मिसप्रिंट है। अखंडता समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ये 1976 में एक संविधान संशोधन हुआ था, 42वां सेकेंड जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें ये तीनों शब्द जोड़े गए थे, यानी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों इसके साथ ही जोड़े गए थे। प्रारंभ में जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें नहीं थे, इतना ध्यान रख लेना। ठीक है। और जो आपका 42वां संविधान संशोधन है इसे क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ध्यान रखना है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहा जाता है। और ये सबसे बड़ा संविधान संशोधन भी बोला जाता है, 42वां संविधान संशोधन। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो और वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको आपके एग्जाम के लिए अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो में।